वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग मुझे इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं आज के अपने इस जीएस के वीडियो में स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इसके पहले के सारे वीडियोस आपने मन लगाकर तन्मयता के साथ देखे होंगे, उन्हें समझा होगा और उसके नोट्स कंप्लीट किए होंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है लोकसभा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लोकसभा। इसके पहले के एक टॉपिक में हमने राज्यसभा के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है जितना महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा करता है लोकसभा का टॉपिक। जी हां, इसके अपने कारण और मायने हो सकते हैं, लेकिन हमें उनमें नहीं जाना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ज्ञानी बनने के लिए मत पढ़िए, एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको क्लियर कट एक टेबल दिख रहा है। इस टेबल के माध्यम से आप लोकसभा के पूरे एक मैटर को व्यवस्थित रूप से छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। छोटे पॉइंट में कन्वर्ट करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है या जानकारी कम होगी, नहीं। हमने क्या किया है, उसकी जानकारी को छोटे छोटे बॉक्सेस में बांट लिया है ताकि हमारे लिए चीजें माइंड में रिटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, याद करने के लिए बनी रहे आसानी से। ओके, सो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके लेफ्ट की तरफ दिया हुआ है लोकसभा, जिसके पीछे टोटल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट्स डिवाइड किए गए, जिसमें से पहला पॉइंट है सदस्य व्यवस्था। सदस्य व्यवस्था को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, योग्यता और संख्या। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, जिसके लिए आर्टिकल 93 और 94 के बारे में बात की गई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डायरेक्ट आर्टिकल 108 क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद है 110 और उसके बाद आता है भंग होना या विघटन होना, डिसॉल्व होना जिसे हम कहते हैं। तो वो भंग होना, विघटन होना, ये आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपातकाल जो 352 में दिया हुआ है से संबंधित कुछ क्लॉज को हम पढ़ेंगे, और लास्ट में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सो गाइज, याद रखिए, ये फिर से बता रहा हूं कि डिवीजन जो किया गया है ये इसलिए कि एक बड़े टॉपिक को व्यवस्थित रूप से आप याद रख सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग लेते हैं हम सदस्य व्यवस्था से। तो जैसा कि आप योग्यता के पॉइंट पर देख सकते हैं कि यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि वह जो भी व्यक्ति भारत में लोकसभा का सदस्य बनने वाला है, उसके लिए आवश्यक है कि उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो, वह भारतीय नागरिक हो, किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से बीमार ना हो, ना ही उसे वैधानिक रूप से बैंकों के द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो। ओके, और जो सबसे जरूरी चीज मुझे समझ में आती है, जो जानने योग्य, क्योंकि बाकी तो सामान्य, वो है सरकारी लाभ के किसी अन्य पद पर वह ना हो भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत। इसके अलावा एक चीज आपके लिए जानकारी लेना और जरूरी है, वो ये कि लोकसभा को निम्न सदन यानी लोअर हाउस तो कहा ही जाता है, लेकिन उसे प्रथम सदन का नाम दिया जाता है। अब होता यह है कि कंफ्यूजन, हम बोलते हैं राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम सदन किसे कहा जाता है, तो वह लोकसभा होगी, और द्वितीय सदन जो होता है या निम्न सदन जो होता है, द्वितीय सदन जो होता है वो राज्यसभा होगी। प्रथम सदन क्यों कहते हैं, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। भारतीय संविधान जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा पर चलता है। लोकतंत्र की पूरे विश्व में यही परिभाषा है। तो जब देश की बात की जाती है तो देश के नागरिकों के लिए देश की व्यवस्था और देश का संविधान भी नागरिकों के लिए ही है। तो ऐसा सदन जिसे नागरिकों के द्वारा, इस देश के नागरिकों के द्वारा अपने लोगों को चुनने का अधिकार दिया गया और उनको वहां भेजता है, वो उसे ही हम प्रथम सदन मानेंगे। तो प्रथम सदन होगा लोकसभा, द्वितीय सदन होगा राज्यसभा, लेकिन उच्च सदन अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस यानी निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। ओके, सो आपको पता चल गया कि किस तरीके से उसकी योग्यता है। सरकारी लाभ के पद पर ना होना वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रथम या निम्न सदन किसे कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं संख्या पर। संख्या पर बात पहले भी हो चुकी है, मैं एक बार और क्लियर करना चाहूंगा। आप सामने स्क्रीन पर देखते हुए इस बात को समझ सकते हैं
कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 की गई थी, 500 सीट्स। जैसे जैसे राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई, यह संख्या बढ़ती गई और आज वर्तमान में 552 है। ये 552 मैक्सिमम सीट नंबर है, मैक्सिमम सीट नंबर, वर्तमान सदस्य संख्या नहीं, क्योंकि वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, 545। अब मैं दोनों को डिवीजन करता हूं, आप स्क्रीन में देखते हुए इसे समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं 552 की, 552 की, तो इसमें से 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, कोई भी यूरोपीय व्यक्ति अगर किसी भारतीय नागरिक के साथ विवाह करके यहीं रहता है तो एक समय के बाद वह एंग्लो इंडियन की कैटेगरीज में आता है। ओके, जरूरी नहीं कि वह इंग्लैंड का हो, कोई भी यूरोपीय हो सकता है। ओके, उसके बाद हमने देखा 500 किस तरीके से 545 को हम समझे, तो याद रखिए 530 तो है ही, लेकिन जो 20 थी उसमें से केवल 13 है, 7 सीट खाली रखी हुई हैं और 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए। ओके, अब यहां वर्तमान में एक इश्यू चल रहा है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि फिलहाल इस समय जब हम 2020 में ये वीडियो देख रहे हैं तो 126वें संविधान संशोधन के बारे में बात चल रही है कि एंग्लो इंडियंस के सीट्स को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, इस पर कोई अभी ठोस निर्णय नहीं है, लेकिन यह चर्चा चल रही है, इसलिए मैंने बताया। संभवतः आपको करंट के बारे में, जब भी इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, समाज में होगी, तो आपको करंट के माध्यम से दी जाएगी। सो अभी फिलहाल के लिए इतना ही कि 530 सदस्य केंद्रों से आएंगे, केंद्र से आएंगे और केंद्र शासित राज्यों से 20 सदस्य आएंगे और 2 सदस्य हमारे एंग्लो इंडियंस की सीट्स को बिलोंग करेंगे। याद रखिए 2026 तक हमारे लिए एससी और एसटी के जो भाई बहन हैं उनके लिए सीट्स डिफाइन फिक्स्ड कर दी गई है। जी हाँ, जब हमारा संविधान बना था तब से प्रत्येक 10 वर्ष में यह बात निश्चित हो रही थी कि हमारे संविधान में एससी और एसटी के लिए कैटेगराइजेशन में कितनी सीट्स दी जाए। तो वर्तमान में यह किया गया है कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में करके इसे 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया, जिसके अंतर्गत सुप्रीम एससी कैटेगरी के लिए 84 सीट्स और एसटी कैटेगरी के लिए 47 सीट्स बताई गई हैं। एससी और एसटी दोनों को याद रखिएगा, एससी में 84 और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट्स डिसाइड कर दी गई हैं। और मूल रूप से जो मतदान होता है लोकसभा में चुनने के लिए, वह एक गुप्त मतदान कहलाता है। वह गुप्त मतदान जो वयस्क मताधिकार पे, एडल्ट्री एज के डेफिनेशन पर होता है, वयस्क मताधिकार पर होता है, और इसके लिए आयु 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष निश्चित की गई है। सो दिस वॉज अबाउट योग्यता और संख्या किसकी? लोकसभा की। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और वह अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण पद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो सबसे पहले हम इनके चुनाव के बारे में बात करते हैं। बड़े सामान्य तरीके से इस बात को समझिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव खुद लोकसभा के सदस्य आपस में से ही करते हैं। एक से ज्यादा व्यक्ति अपना प्रत्याशा भर सकता है, लेकिन मतदान के आधार पर यह डिसाइड होता है कि कौन लोकसभा का अध्यक्ष होगा, और उसके बाद अलग से लोकसभा उप अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ओके, चलिए, उप अध्यक्ष है तो आपको तो इतना पता ही होगा, कॉमन सेंस है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, और यदि वह नहीं है तो ऑब्वियसली उप अध्यक्ष करेगा। लेकिन मान लीजिए कि उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब ऐसी विशेष परिस्थिति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा सदस्यों के बीच में से ही 6 वरिष्ठ यानी जो सीनियर होते हैं लोगों की सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में से कोई एक व्यक्ति उस समय जो वरिष्ठ होगा उन 6 में से, वह लोकसभा की उस समय अध्यक्षता करेगा। कहने का मतलब लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष, नहीं है तो उपाध्यक्ष, और नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी में से कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ओके, चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका वेतन कितना है। लोकसभा अध्यक्ष का जो वर्तमान वेतन के बारे में बात की जाती है वो काफी बड़ा है, 4 लाख रुपए प्रति माह, 4 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती क्योंकि वेतन भत्ते इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। याद रखिए कि अगर लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु पदावधि के दौरान ही हो जाती है तो उनके परिवार को सारा जो भत्ते और जो पेंशन वगैरह होती है वो मिलती है। ओके, चलिए, इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें कि इन्हें शपथ कैसे दिलाएंगे, तो यह शपथ का मामला बड़ा स्टाइलिश है, आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। कैसे? लोकसभा अध्यक्ष जब शपथ लेते हैं तो वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते,
वह एक सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। अब बात आती है कि इन्हें शपथ दिलाएगा कौन। यह बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस बात को गौर से सुनिएगा। लोकसभा में, उस तात्कालीन लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ होता है उम्र में जो सबसे वरिष्ठ होता है, सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति होता है, उसे एक सीमित कार्यकाल के लिए कार्यकारी लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है और वह कार्यकारी लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा के नए चुने गए, वोटिंग से चुने गए लोकसभा अध्यक्ष को एक लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है। तो कार्यकारी दिलाता है वर्किंग वाले को। कार्यकारी का आधार है कि वह सबसे ज्यादा उम्र का हो लोकसभा में। बात समझ में आ गई? तो लोकसभा अध्यक्ष कभी भी सदस्य के रूप में ही शपथ लेंगे, कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेंगे। और ऑब्वियसली है कि उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। मजे की बात यह है कि त्याग पत्र भी ये दोनों एक दूसरे को ही देते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के पास एक बड़ी अच्छी पावर होती है। अब इसे आप जैसे भी समझना चाहें, जब भी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर लोकसभा में वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में सामान्य रूप से लोकसभा अध्यक्ष कभी भी वोट नहीं डालते। उपाध्यक्ष डाल सकते हैं, अध्यक्ष नहीं डालते। लेकिन यदि निर्णायक मत की बात आती है, निर्णायक मत मतलब दोनों ही तरफ की वोटिंग कैसी हो गई है, इक्वल हो गई है, तो उस समय फिर निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष डाल सकते हैं। सामान्य रूप से नहीं डालेंगे, निर्णय हो जाएगा किसमें ज्यादा किसमें कम है। लेकिन यदि दोनों बराबर हो गए तो निर्णायक मत जो वोटिंग होगी वो किसकी होगी, फैसला करने वाली वो लोकसभा अध्यक्ष की होगी। ओके, अब इसके आगे हम दो आर्टिकल्स के बारे में और बात करते हैं। एक होता है आर्टिकल नंबर 108 और एक होता है आर्टिकल नंबर 110, 110। तो 108 जो आर्टिकल है वो संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात करता है, ज्वाइंट सेशन के बारे में। तो हम सबसे पहले तो ये समझे कि ज्वाइंट सेशन होता क्या है, इसे बुलाता कौन है। राष्ट्रपति जी के द्वारा सुनिएगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही कॉल किया जाता है राष्ट्रपति भवन में, जहां एक साथ दोनों सदन बैठते हैं। लेकिन गौर से सुनिएगा, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पूरी तरह से लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होती है। यदि वह नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष के हाथ में होगी। यदि वह नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं, वो नहीं आएंगे, राज्यसभा के उपसभापति। पहला कौन? लोकसभा अध्यक्ष। नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष, नहीं है तो राज्यसभा का उप सभापति, और वह भी नहीं है तो जो उपस्थित लोग हैं उनमें से सर्वसम्मति से जिस एक व्यक्ति को, वरिष्ठ को चुना जाएगा, वह उस समय तुरंत लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा। यानी किसी भी सूरत में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया ज्वाइंट सेशन पूरा होगा। अब ये किन कंडीशंस में बुलाया जा सकता है, तो बड़ा सिंपल है कुछ चीज, तो ये आप समझिएगा। पहली चीज तो ये कि अगर किसी टॉपिक पर बात हो रही है और उस पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है दोनों सदनों में, और एक सदन उसके लिए तैयार है लेकिन दूसरे सदन में वोटिंग नहीं हो रही, या दोनों ही सदन उस पर असहमति जता रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि यह आवश्यक है, इस पर वोटिंग होना जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा कोई भी संशोधन जो संवैधानिक होगा, यानी संविधान में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की परिभाषा ही यह कहती है कि दोनों सदनों में, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 वोटिंग होगी, तभी जाकर संविधान में संशोधन होगा। तो याद रखिए, संवैधानिक संशोधन के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। सामान्य संशोधन के लिए या किसी और टॉपिक पर, विचाराधीन टॉपिक पर बात करने के लिए, निर्णायक मत लेने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द आर्टिकल नंबर 108, जिसे राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नहीं होने पर उपाध्यक्ष करेंगे, वो भी नहीं है तो सभापति करेंगे। कौन से सभापति? उपसभापति। और अगर वह भी नहीं है तो उपस्थित में से जिसे एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा वह उसकी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेगा। ओके, इसके बाद आर्टिकल नंबर 110 की बात करते हैं, जिसे धन विधेयक कहा जाता है। देखिए 0 आ रहा है, धन क्या मामला हो गया, धन विधेयक कहा जाता है। लास्ट राज्यसभा में आपको मैंने थोड़ा सा धन विधेयक के बारे में बताया, मनी बिल के बारे में, और वो ये कि यह एक ऐसा बिल है
जो सबसे पहले हमेशा लोकसभा में ही आएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। याद रखिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय पूरी तरह से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में करते हैं। और यह निर्णय इतना महत्वपूर्ण होता है, अपने आप में इतना भारी होता है कि इस निर्णय को न्यायालय, राष्ट्रपति या अन्य सदन के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। जो डिसाइड हो गया सो हो गया। तो याद रखिए, धन विधेयक के बारे में निर्णय देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है। उसके बाद जब वो राज्यसभा में जाता है, तो जैसा कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में, कि जब वो राज्यसभा में जाएगा तो 14 दिन तक यदि राज्यसभा ने उस पर निर्णय या सजेशन नहीं दिया तो उसे पारित मानकर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, जिसे वो सिग्नेचर कर देंगे। या फिर 14 दिन के अंदर अगर कुछ कर सकती है राज्यसभा, तो वो केवल सजेशन दे सकती है, जिसे मानना या ना मानना वो लोकसभा के स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यहां पर एक बात मैं आपको स्पेशली और बताना चाहूंगा कि लोकसभा में जो धन विधेयक पेश होगा, उसके लिए पहले अनुमति राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति उसको अनुमति करते हैं, तब वो लोकसभा में पेश होता है, और निर्णय उसका कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सो दिस वाज अबाउट दी आर्टिकल नंबर 108 एंड आर्टिकल नंबर 110। अब इसके आगे चलते हैं हम कुछ नए और अनोखे फैक्ट्स की तरफ, जहां पर आपको जानकारी मिलेगी कि नई चीजें और क्या हो सकती हैं लोकसभा से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है किस तरीके से लोकसभा का भंग होना या विघटन होना, डिसॉल्व होना। ओके, इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो संविधान के अनुच्छेद 8(5) यानी कि 85 में मिलता है, 85 में मिलता है। देखिए, समाप्ति तो बहुत सामान्य सी बात है कि एक लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया तो राष्ट्रपति उसके समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, अगला चुनाव होता है और नई लोकसभा चुन ली जाती है। लेकिन यहां एक छोटा सा बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, और वो ये है कि जब तक अगली लोकसभा नहीं चुनी जाएगी, लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा, ताकि किसी प्रकार के आकस्मिक निर्णय के लिए सभा बुलाई जा सके। ओके, तो याद रखनी है कि जब तक अगला लोकसभा नहीं चुन लिया जाता, तब तक कि वो पिछली लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा, और नए लोकसभा अध्यक्ष के आने के बाद वो अपने पद को छोड़ता है। लेकिन यहां खास बात जो आती है वो होती है उसका भंग होना। भंग कैसे हो सकता है? देखिए, संसद, लोकसभा के दोनों हिस्से, पक्ष और विपक्ष, दोनों के पास इसका पावर होता है। कैसे? सुनिएगा। प्रधानमंत्री, जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से यह अनुशंसा करता है, रिक्वेस्ट करता है कि संभावित परिस्थितियों में लोकसभा के द्वारा संविधान का कार्यपालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा, अतः मैं चाहता हूं कि आप लोकसभा भंग कर दें। ओके, ऐसा भारत में 8 बार हो चुका है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि वो 8 के 8 सन दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक तरीका होता है कि यदि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के लिए, प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और वह पारित हो जाता है, तो भी लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। ठीक, याद रखिएगा, जब भी प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा को भंग राष्ट्रपति से कहकर करवाया जाता है, तो उस बीच में जो चुनाव होता है वो समय से पहले हो सकता है। ऐसे चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ऐसा अब तक भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में 5 बार हुआ है। याद रखिए, लोकसभा भंग हुई है 8 बार, मध्यावधि चुनाव हुए हैं 5 बार। सो दिस वॉज अबाउट दी कि किस तरीके से हम भंग और विघटन को काउंट करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है आपातकाल के बारे में। ठीक है, आपातकाल। मान लीजिए कि लोकसभा के खत्म होने या भंग होने की स्थिति ऐसे वक्त पर बनती है जब आपातकाल लागू हो जाए, तो आपातकाल के समय निर्णयों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सदन के द्वारा, संसद के द्वारा संशोधन करके 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा 1976 में हुआ है, 1-1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था। सो दिस वाज अबाउट द आपातकाल, इमरजेंसी। तो भंग, विघटन, और अगर यह स्थिति आपातकाल में आ रही है तो लोकसभा की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, और वो है लोकसभा, भारतीय लोकसभा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बहुत ही अच्छे फैक्ट्स हैं और आपको उनको जानकर खुशी भी होगी, बहुत सारे नए फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। नाउ यू ऑल कैन सी इन दिस सिंपल बोर्ड, जिसमें सारे फैक्ट्स मैंने लिख दिए हैं स्क्रीन पर। ओके, मैं एक एक करके उनको पढ़ता जाता हूं,
और आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें सबसे पहला तो हम यही बताएंगे कि पहली लोकसभा का हमारे यहां गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। यह फैक्ट एक ऐसा फैक्ट है जिसे लगभग सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल 1952 में हमारी पहली लोकसभा का गठन हुआ। लेकिन जानने योग्य बात यह है कि उस समय पर हमारी मतलब स्वतंत्र भारत की लोकसभा को हिंदी नाम नहीं दिया गया था। हाउस ऑफ द कॉमन्स था, लेकिन हिंदी नाम नहीं दिया गया था। एक नई जानकारी ले लीजिए कि लोकसभा का हिंदी नाम 1954 में अडॉप्ट किया गया है, जहां से हमने उसे लोकसभा कहना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट आप और देख सकते हैं बोर्ड में, स्क्रीन में, और वह यह कि हमारे देश में लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स को चलाने का चलन ये 1950 के बाद नहीं शुरू हुआ, 1952 से नहीं शुरू हुआ है। 1921 से यह चलन था, जहां पर पहले अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट बने थे। और याद रखिए 1947 में जो अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे। वही जीवी मावलंकर, जी हां, जो स्वतंत्र भारत में 1952 में पहले सशक्त लोकसभा भारतीय अध्यक्ष बने। तो कहने का मतलब आपको यह पता चल गया कि हमारे देश में लोकसभा के पहले अध्यक्ष किसे कहा जाएगा? जीवी मावलंकर को, और उपाध्यक्ष कहा गया अनंत शयनम अयंगर को। सो गाइज, यहां पर आपको कुछ नई चीजें पता चली कि लोकसभा का गठन कब होता है, हिंदी नाम कब मिलता है, 1921 में अध्यक्ष कौन था जो अंग्रेजी प्रशासन के अंतर्गत होता था कार्यकाल, और 1947 में कौन था, उसके बाद पहला अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष। याद रखिए एक नया फैक्ट और कि भारत में पदावधि के दौरान, पदावधि मतलब वर्किंग टेन्योर में जब आप थे, अपने टेन्योर के दौरान एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिनकी मृत्यु हुई थी वह थे बाल योगी जी, स्वर्गीय बाल योगी जी। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक लोकसभा में एक दिन के कार्यकाल में, एक दिन के अंदर जो भी लोकसभा का कार्यकाल होता है, मैक्सिमम 20 स्टार्ट क्वेश्चन यानी कि 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि प्रश्न तो समझ में आता है, ये तारांकित प्रश्न क्या होता है? बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, इनकी डिटेलिंग आपको आगे के वीडियोस में मिलेगी। और वह यह कि लोकसभा में, सदन में ऐसे प्रश्नों पर जो कि सबसे ज्यादा महत्व के हैं पर कुछ तारे अंकित कर दिए जाते हैं, इन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं, और बाकी को अतारांकित कहा जाता है जिनमें तारे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वह महत्व के प्रश्न नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा महत्व के प्रश्न होते हैं तारांकित, और यह डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष। ओके, सो आपको क्लियर होगा कि तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं। तो मैक्सिमम एक दिन की लोकसभा के कार्यकाल में एक दिन की 20 प्रश्न तारांकित पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब इससे आगे की तरफ हम चलते हैं तो याद रखिए एक फैक्ट बनता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा मतदाता और सबसे कम लोकसभा मतदाता संख्या कहां पर है, और इसी पर बनता है कि सबसे ज्यादा बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्रफल। तो मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा मतदाता हमारे देश में आउटर दिल्ली एरिया में है, बाहरी दिल्ली में। दिल्ली की डेंसिटी वैसे भी ज्यादा है बाहरी दिल्ली में, और जो सबसे कम मतदाता है लोकसभा के वह हमारे यहां लक्षद्वीप में है। और यदि क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल लद्दाख का अब भी है, और सबसे कम क्षेत्रफल में चांदनी चौक आता है, दिल्ली सेंट्रल का एरिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हमारे देश में किस राज्य के पास हैं? यूपी के पास हैं। और जब सबसे कम सीटों की बात आएगी तो उनकी संख्या 1 है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको दिल्ली को छोड़कर सारे केंद्र शासित राज्यों को इन्वॉल्व कर लेना है, और एक छोटा सा कोड भी इन्वॉल्व करना, वो है सेनामी। हम सुनामी बोलते हैं, सेनामी याद कर लीजिए। 7 केंद्र शासित राज्यों में से दिल्ली को छोड़कर 6 वो आ जाएंगे, प्लस सेनामी। सी का मतलब सिक्किम, ना से नागालैंड और मी से मिजोरम, इनको मिलाकर टोटल कितने हो गए? उधर 6 और 3 9, जिनके पास 1 लोकसभा सीट है। ये न्यूनतम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकसभा की गणपूर्ति संख्या यानी कोरम नंबर, यानी मिनिमम ऐसे मेंबर्स जिनकी उपस्थिति में यदि लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो अपना अध्यक्षता का कार्यकाल, अपना उस दिन का काम आगे बढ़ा सकता है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में वो 55 काउंट की जाती है, और अगर रेशियो की बात करें जो हमेशा काउंट होता है वो है 1/10, यानी 1/10 इज द कोरम नंबर फॉर द लोकसभा वर्किंग। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे लोकसभा में जो विपक्ष का नेता एक निर्धारित किया जाता है, विपक्ष आपस में चुनता है, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। याद रखिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा। और उसके अतिरिक्त आपको एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताता हूं कि लोकसभा मंत्री परिषद
और मंत्रिमंडल, ये तीन शब्दों को मिलाकर हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए और काम बताने के लिए, जबकि राज्यसभा के लिए नहीं। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न पहला यह आता है कि हम ये कैसे याद रखें कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है लेकिन राज्यसभा के लिए नहीं। और दूसरा एक बड़ा प्रश्न जो इससे पहले उठता है वह यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। चलिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले तो आप ये याद रखें कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी, राज्यसभा के लिए नहीं, जिसका कारण बहुत सिंपल है कि मंत्रिपरिषद को ही देश के मैक्सिमम निर्णय लेने होते हैं जो जनता से संबंधित होते हैं, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में आकर बैठे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी, राज्यसभा के लिए नहीं, क्योंकि राज्यसभा के विधायकों, राज्यसभा के सदस्यों को, राज्यसभा सांसद होते हैं, उन्हें विधायकों के द्वारा चुना जाता है, सीधे जनता के द्वारा नहीं। अब बात यह आती है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। बिल्कुल शॉर्ट में समझिए, जो हमारे पास सरकार होती है उसका अपना एक मंत्रिमंडल होता है जो केंद्र में होता है, लेकिन जब केंद्र के मंत्रिमंडल प्लस राज्य का मंत्रिमंडल प्लस उप मंत्री यानी संसदीय सचिव वगैरह, जब इन तीनों को मिला लिया जाएगा तो हम वर्ड यूज करेंगे किसका? जी हां, मंत्री परिषद का। क्योंकि जब हम कैबिनेट की बात करते हैं, मंत्रिमंडल की बात करते हैं, तो वह मंत्रिमंडल का मतलब केवल केंद्रीय सरकार के अपने मंत्रिमंडल से होता है, जिसे आप कैबिनेट भी बोलते हैं। याद रखिए, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक शब्द है शुरुआत से, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 352 के तीसरे पॉइंट में, 352 के तीसरे पॉइंट में 44वें संविधान संशोधन में कैबिनेट वर्ड को यूज किया गया है, यानी मंत्रिमंडल को यूज किया गया। शुरू से यह नहीं था। तो मुख्य शब्द जो है वह मंत्री परिषद ही है, जो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के लिए नहीं। सो दिस वॉज ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी लोकसभा। अब आप जब लोकसभा के बारे में दिमाग में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में हमने लोकसभा पढ़ी है और समझी भी है। सो गाइस, दिस इज इनफ फॉर टुडे अबाउट द लोकसभा, हमारे पार्लियामेंट का प्रथम सदन, मुख्य सदन, और जिसे निम्न सदन यानी लोअर हाउस भी कहा जाता है। सो एम एकेडमी जिस तरीके से आप लोगों को सारे के सारे एजुकेशन को अवेलेबल करा रहा है, अगले 2-3 महीने के लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त कर लीजिए कि हमें किसी भी सूरत में इन डिजिटल वीडियोस का फायदा उठाना है और अपने नॉलेज को, अपनी नॉलेज की सुप्रीमेसी को, उसके लेवल को धीरे धीरे डे बाय डे ऊपर साथ ही साथ लेके चलते चले जाना है। मैं बार बार आपको इस चीज के लिए रिकॉल कर रहा हूं कि जोश को बिल्कुल कम मत होने दीजिए। आपके सामने एग्जाम नहीं आ रहे हैं का मतलब यह नहीं है कि एग्जाम कभी भी नहीं आएंगे। प्यास लगने पर कुआं खोदने वाले की मृत्यु पहले होती है। सो अभी से अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करिए। जहां भी जरूरत होती है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर टीचर से पूछकर अपनी क्वेरीज को क्लियर करिए और आगे बढ़ते रहिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घर में, अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। समाज में भी स्वस्थ और सुरक्षा का ख्याल रखिए। यह समाज हम लोगों से मिलकर ही बना है, पूरी सावधानी बरतें। आज के इस वीडियो में इतना ही आपके लिए काफी है। नेक्स्ट वीडियो में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।